चेतन के हाव भाव से जाहिर था कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में था, लेकिन तान्या को समझ नहीं आ रहा था कि बिना एक भी शब्द कहे आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया जिससे इस व्यक्ति को अपना अपमान महसूस हो रहा था या इसे इतना गुस्सा आ रहा था। बहरहाल तान्या ने अपनी निगाहें चेतन पर से हटा ली और अपना काम जारी रखा। चेतन ने उसे घूरा और आदेश दिया, जल्दी करो और हाथ ठीक कर दो, फिर तुम्हें स्टडी में आने की जरूरत नहीं है। तान्या मन ही मन सोचने लगी कि वो तो वैसे भी इस जगह पर नहीं आना चाहती है, क्योंकि उसके लिए चेतन की नजरों से बचकर रहना ही बेहतर होगा। उसके विचार से वैसे भी कुछ दिनों में चेतन अपनी कंपनी के दफ्तर जाएगा और कामकाज में बिजी हो जाएगा। जायसवाल ग्रुप ऑफ कंपनीज कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं था। इसमें जहाजों, इलेक्ट्रॉनिक्स और भोजन सहित सभी प्रकार के उद्योग शामिल थे। इसकी देश में और यहाँ तक कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत प्रभावशाली स्थिति थी। इतने बड़े एम्पायर का लीडर होने के नाते चेतन बहुत लंबे समय तक कंपनी से दूर नहीं रह सकता था। बावजूद इसके जब भी तान्या स्टडी का दरवाजा खोलती या खुला हुआ देखती तो उसे अंदर चेतन बैठे हुए दिखाई देता। तान्या के मन में कई बार सवाल भी आता था कि अगर ये व्यक्ति अपने ऑफिस जाता ही नहीं है तो क्या इसे अपना बिजनेस ठप पड़ने का डर नहीं लगता। तान्या ने चुपके से उस पर नजर डाली, लेकिन चेतन की कहर भरी नजर देखकर वो सहम गई। तान्या ने फौरन अपनी नजर हटा ली और अपना सिर नीचे करके अपना काम करने लगी। शांत कमरे में अचानक एक गहरी आवाज सुनाई दी, यहाँ आओ। काम करती हुई तान्या रुक गई और केवल एक सेकंड के लिए झिझकने के बाद चेतन की तरफ चल पड़ी। कंप्यूटर स्क्रीन पर घूमती हुई चेतन की नजर रुक गई और उसने तान्या की तरफ हाथ बढ़ाया। जब तान्या अपनी जगह से नहीं हिली तो चेतन ने धीरे से अपनी निगाहें घुमाई और उसकी तरफ देखा। तान्या का दिल दहल गया क्योंकि चेतन ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे तुरंत खींच लिया गया। तान्या को अपनी गोद में बिठाकर चेतन ने अचानक कंप्यूटर स्क्रीन पर बात की और कहा कि जारी रखिए। तान्या को अब एहसास हुआ कि चेतन वास्तव में किसी वीडियो कॉल पर था। कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई मीटिंग रूम, बोर्ड रूम लग रहा था। वहां काले सूट में 7-8 लोग बैठे थे। कुछ बूढ़े थे, कुछ जवान, और उन सबके चेहरे पर बड़े गंभीर भाव थे। तान्या सोचने लगी कि क्या ये लोग कोई मीटिंग कर रहे थे। चेतन की अजीबोगरीब हरकत के बाद हर कोई उसकी तरफ देखने लगा। तान्या चौंक गई और उसने छूटने के लिए तुरंत संघर्ष किया। चेतन की कठोर बाहें उसकी कमर के चारों ओर कस गई और चेतन उसके कान में फुसफुसाया, हिलना मत। गर्म हवा उसके कानों पर छींटे मार रही थी और गहरी आवाज बिजली जैसी लग रही थी। तान्या कांप गई और उसने अपना सिर नीचे कर लिया। वो हिलने डुलने तक की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। ये अच्छी बात थी कि मीटिंग में मौजूद लोगों ने जल्दी से अपनी निगाहें फेर ली। चेतन के हाथ तान्या की कमर को इतना कसकर पकड़े हुए थे कि मानो वो उसे भागने नहीं देगा। चेतन ने स्क्रीन पर दिख रहे एक व्यक्ति से कहा, जो तुमने अभी कहा उसे फिर से रिपीट करो। मेरी पत्नी ने कहा कि उसके पास एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। वीडियो में मौजूद व्यक्ति ने तान्या को देखा और एक पल के लिए झिझका। इस घटना में अब बनने वाले नए मॉल के टॉप पर 2 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन, एक नीलामी घर स्थापित करना है, एंड सेकेंड ऑप्शन, वीआईपीज के लिए टॉप क्लास रेस्ट हाउस बिल्ड करना है। हमने तय नहीं किया है कि किसे चुनना है। 7-8 जोड़ी आंखें उसे घूर रही थी। तान्या के जवाब का इंतजार कर रही थी। तान्या ने चेतन को देखने के लिए घबराकर अपना सिर घुमाया। उसकी हथेलियों से पसीने की एक परत रिस रही थी। मीटिंग रूम का माहौल एकदम शांत था और हर कोई तान्या को ही देख रहा था। दिस वॉज अंडरस्टूड कि अगर कोई नीलामी होती है तो सबसे कठिन हिस्सा मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देश और विदेश में पहले से ही कई शीर्ष नीलामियां हो चुकी हैं। कुछ का लंबा इतिहास था, कुछ राख से उठ रहे थे और बाजार लगभग भर चुका था। ऐसे मामले में एक नया नीलामी घर स्थापित करना एक वाइज डिसीजन नहीं कहा जा सकता।
जायसवाल ग्रुप ऑफ कंपनीज, जिसकी अपनी एक मजबूत ग्लोबल प्रेजेंस है, उसके पीछे कुछ लोग हैं जो उसकी हर हरकत को देख रहे हैं। अगर ये नीलामी विफल होती है तो ये कंपनी कई लोगों के लिए हंसी का पात्र बन जाएगी। इसके अलावा नीलामी के लिए सबसे कठिन बिंदु वस्तुओं की प्रामाणिकता को सत्यापित करना था। यदि नीलामी में कोई नकली वस्तु दिखाई देती है तो वो पूरे नीलामी घर और यहाँ तक कि जायसवाल ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रतिष्ठा और ऑथेंटिसिटी को खतरे में डाल देगी। चेतन ने तान्या को याद दिलाया, हर कोई आपके जवाब का इंतजार कर रहा है। तान्या को पता नहीं था कि चेतन अचानक ऐसा कुछ करके उसे मुश्किल में क्यों फंसाएगा। उसने स्क्रीन पर उस व्यक्ति को देखा और धीरे से बोली, मुझे ऐसा लगता है नीलामी घर बेहतर है। क्यों? चेतन ने कहा। तान्या ने चेतन पर नजर डाली। तान्या ने जवाब में कहा, नए शॉपिंग मॉल में 20 मंजिलें हैं। अगर हम सबसे ऊपरी मंजिल पर रेस्ट हाउस स्थापित करते हैं तो अगर मेहमान थके हुए हैं तो उन्हें बैठने के लिए इतनी लंबी दूरी तय करनी होगी। नॉट अ गुड आइडिया। मीटिंग रूम में हर कोई चौंक गया। तान्या घबरा कर रुक गई। कंप्यूटर के दूसरी तरफ बैठा कोई भी व्यक्ति आसानी से व्यापार जगत में हंगामा खड़ा कर सकता है। चेतन के होठों के कोने थोड़े मुड़े हुए थे। उसने तान्या से अपनी बात जारी रखने को कहा। तान्या के पास दूसरा चारा भी तो नहीं था। वो बोली, यदि आप किसी चीज की नीलामी करना चाहते हैं तो आप पूरे मॉल का लेवल बढ़ा सकते हैं। यदि आप किसी विशेषज्ञ को इनवाइट करें तो आप प्रत्येक वस्तु का निरीक्षण करवाना शुरू कर सकते हैं और उसके बाद आप नीलामी शुरू कर सकेंगे। जैसे ही तान्या ने बोलना समाप्त किया, मीटिंग रूम में किसी ने पूछा, लेकिन लाउंज? तान्या बोली, रेस्ट हाउस तो हर मंजिल पर स्थापित किए जा सकते हैं। ब्रेक के दौरान वहां खा पी सकते हैं। इस तरह मेहमान इजीली खाने पीने में सक्षम होंगे और पर्याप्त शारीरिक शक्ति और सुविधाओं के साथ वो पूरे दिन मॉल में रह सकेंगे। तान्या के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बैठक कक्ष तुरंत शांत हो गया। चेतन के चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे गहरी हो गई क्योंकि उसने बैठक कक्ष में लोगों की ओर देखा। मीटिंग रूम में प्रबंधकों ने एक दूसरे को देखा और उनके चेहरों पर एक सुखद आश्चर्य के भाव प्रकट हुए। सभी आइडिया की तारीफ करने लगे। सब लोगों को आइडिया बहुत पसंद आया और वो खुले दिल से इस आइडिया की तारीफ कर रहे थे। तान्या ने उठकर जाने की कोशिश की, लेकिन चेतन ने उसे पकड़े रखा और उसे उठने नहीं दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद चेतन ने तान्या से कहा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना अच्छा आइडिया लेकर आएगी। तान्या ने कहा कि चेतन को खुद ही ऐसे आइडिया के बारे में सोच लेना चाहिए था। सच्चाई ये थी कि इस आइडिया को सुनकर चेतन बहुत ज्यादा हैरान नहीं हुआ था क्योंकि वो खुद भी मन में कुछ ऐसा सोच चुका था। लेकिन उसे हैरानी इस बात से थी कि ये आइडिया यामिनी यानी तान्या ने कैसे दिया। चेतन की रिसर्च के मुताबिक जिंदल परिवार की लाडली बेटी यामिनी का मैनेजमेंट और पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं था। फिर इस लड़की के मुंह से इतना बढ़िया आइडिया सुनकर चेतन को आश्चर्य तो होना ही था। चिलचिलाती धूप धीरे धीरे नरम पड़ने लगी। सूर्यास्त के बाद हल्का अंधेरा हुआ। दूसरी मंजिल पर स्टडी में धीरे धीरे सन्नाटा पसर गया। बटलर ने नए बनने वाले मॉल का कॉन्ट्रैक्ट मेज पर रखा। चेतन ने जल्दी से उसे पढ़ा और वापस बटलर को सौंपने से पहले लास्ट पेज पर अपने सिग्नेचर कर दिए। फिर उसने बटलर से यामिनी के बारे में पूछा। बटलर ने सिर झुकाकर जवाब दिया कि यामिनी जी तो डिनर करके सोने के लिए जा चुकी हैं। गृहस्वामी के साथ साथ कर्मचारियों को भी अंदाजा नहीं था कि यामिनी को कैसे संबोधित किया जाए। उसके नाम के आगे जी लगाना फिलहाल सबको ठीक लगा और यही किया जाने लगा। घर के कुछ नौकरों को यह भी लगता था कि ये शादी लंबे समय तक नहीं चलेगी और जल्द ही जिंदल परिवार की बेटी इस घर को छोड़ देगी। इसीलिए उसे मालकिन कहने की जगह सब उसे यामिनी जी कहने लगे। चेतन ने यामिनी का गंभीर चेहरा याद किया और अपने बटलर से कहा, कल एक इम्पोर्टेंट पार्टी है जहां मैं यामिनी को साथ ले जाऊंगा। चेतन के संबंध अपने परिवार के साथ अच्छे नहीं थे, इसीलिए उसकी बात का अर्थ
बटलर भली भांति समझ गया था। भले ही उसका मालिक चेतन जायसवाल अपनी वर्तमान पत्नी से संतुष्ट नहीं था, लेकिन क्योंकि ये शादी जिंदल और जायसवाल परिवार के लोगों द्वारा सामाजिक समीकरण को सेट करने के लिए करवाई गई थी, इसीलिए यामिनी को बर्दाश्त करना चेतन की मजबूरी थी, क्योंकि उसका परिवार बाहरी लोगों के सामने बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बटलर अपना काम निपटा कर चला गया और चेतन की नजर बगल वाली छोटी टेबल पर रखे टूल बॉक्स पर पड़ी। हर बार जब यामिनी यानी तानिया अपना काम पूरा करती तो वो औजारों को साफ कर देती और उन्हें एक एक करके वापस रख देती, या जब वो हार ठीक करने के लिए अपना सिर नीचे करती तो कमरे का सारा माहौल शांत हो जाता। चेतन अचंभे में था, उसे यामिनी का ख्याल क्यों आ रहा था। उसने जल्दी से अपनी नजर टूल बॉक्स से हटा ली और अपने सामने टेबल पर रखे डॉक्यूमेंट्स और फाइलों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। जल्द ही आसमान में अंधेरा छा गया। सूरज धीरे धीरे अस्त हो गया। घर में रोशनी की गई और तानिया के बेडरूम की रोशनी गर्म थी। अपने कमरे में तानिया बिस्तर के किनारे बैठी थी। उसने वो हार निकाल लिया जिसकी उसने अभी अभी मरम्मत की थी। मंद पीली रोशनी में दिल के आकार के लटकन पर खोखले पैटर्न चांदी की रोशनी से चमकने लगे। सिल्वर रोज पैटर्न वाला दिल मरम्मत के बाद ठीक होकर इठलाता हुआ झूम रहा था। तानिया ने इस दिल के अंदर रखी तस्वीर देखने के लिए इसे खोला। हार धीरे धीरे खुल गया, लेकिन ये अंदर से खाली था। ये देखकर तानिया की भौएं तन गई। वो हमेशा इस बात को लेकर उत्सुक रहती थी कि पेंडेंट में किसकी फोटो है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ये खाली होगा। तानिया सोचने लगी कि जब ये हार वाला पेंडेंट खाली है तो फिर चेतन के लिए इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है। जो कुछ भी था, तानिया का उससे कोई लेना देना नहीं था। तानिया ने वापस हार को उसके बॉक्स में डाल दिया। अगली सुबह बटलर तानिया के कमरे में आया और अपने साथ एक काला मखमल का डिब्बा लाया। बटलर ने तानिया से कहा, यामिनी जी, आज रात एक खास पार्टी में आपको मालिक के साथ जाना है। प्लीज आप ये पहन लीजिएगा, ऐसा मालिक का आदेश है। तानिया ने कंफ्यूज होकर डिब्बा खोला और जैसे प्रकाश का एक विस्फोट हुआ। डिब्बे में कीमती और शानदार हीरे के गहनों का एक सेट था। झुमके और अंगूठियां हीरो से जड़े हुए थे। खासकर हार बेहद खूबसूरत था। 114 ब्रिलियंट कट आकर्षक डायमंड्स, सुरुचिपूर्ण और असाधारण डिजाइन। ये अद्भुत था। ये सेट बहुत जाना पहचाना लग रहा था। महज 1 महीने पहले इस ज्वेलरी सेट ने ज्वेलरी इंडस्ट्री में बड़ी सनसनी मचा दी थी। ये अब तक खोजा गया सबसे बड़ा गुलाबी हीरा था और ये पूरा हार इसी से बनाया गया था। तानिया ने उस हार की नीलामी के बारे में पढ़ा। गहनों के इस सेट को एक रहस्यमय व्यक्ति ने 80 मिलियन की ऊंची कीमत पर खरीदा था। कौन था वो गुमनाम अमीर आदमी जिसने इतना महंगा गहनों का सेट खरीदा था? क्या तानिया पार्टी में जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए एक अधूरी शादी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। तानिया ने एक बेशकीमती हीरो के सेट की नीलामी के बारे में सुना था जिसे किसी अनाम व्यक्ति ने 80 मिलियन में खरीदा था। वही गहने आज चेतन का बटलर तानिया के लिए लेकर आया था। तानिया को उम्मीद नहीं थी कि वो गुमनाम अमीर खरीदार चेतन जायसवाल ही होगा। तानिया ने अपने सामने चमकते गुलाबी हीरे के हार को देखा। इतनी कीमती वस्तु अगर गलती से टूट जाए तो वो क्या करेगी? कैसे भरपाई करेगी? अगर वो इसे ना पहने तो क्या कोई बड़ा फर्क पड़ेगा? वो सोच में पड़ी हुई थी और जैसे बटलर ने उसके विचारों को पढ़ लिया, वो बोला, यामिनी जी, हालांकि आज की पार्टी परिवार और खास मित्रों के लिए है, लेकिन मालिक इसमें शामिल हैं, इसलिए आप कृपया सावधान रहें। बटलर ने कहा, यामिनी जी, आज की पार्टी एक बॉल भी है, यानी अंग्रेजी डांस भी होगा।
क्या आपको किसी तैयारी की जरूरत है? तान्या ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। उसने बटलर से पूछा, क्या मुझे डिनर पार्टी? नजदीक डांस कर रहे थे। तान्या ने लगातार कई वीडियो देखी और हर डांस दूसरों से अलग था। वीडियो का एक दौर देखने के बाद तान्या को एहसास हुआ कि वो इतने ज्यादा स्ट्रेस में आ गई थी कि उसे देखे गए वीडियोस में से कोई भी याद नहीं था। ये पहला अवसर था जब वो यामिनी जिंदल जायसवाल के रूप में लोगों के सामने जाने वाली थी। अगर वो अच्छी तरह से हाई सोसाइटी के तौर तरीकों को नहीं निभा पाई तो लोगों को उस पर शक हो सकता था। एक गहरी सांस लेते हुए तान्या ने अपना फोन टेबल पर रख दिया। उसे डर लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने खुद को हौसला दिया। अभी कुछ घंटे हैं, अगर मैं कोशिश करूं तो बेसिक स्टेप्स तो सीख ही सकती हूँ। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और वीडियो में दिख रहे व्यक्ति की नकल करते हुए नाचना शुरू कर दिया। उधर बटलर सीधा मामले की रिपोर्टिंग करने अपने बॉस के पास पहुंचा और बताया कि यामिनी जी डांस को लेकर कंफ्यूज लग रही है। ये बात सुनते ही चेतन जायसवाल चौंक गया। उसने यामिनी जिंदल के बारे में जो जानकारियां इकट्ठा की थी, उस फाइल के पन्नों को बार बार पलटा और हैरानी से बटलर से पूछा, यू मीन टू से यामिनी को डांस में परेशानी महसूस हो रही है? बटलर बोला, जी सर, यामिनी जी कह रही थी कि लंबे वक्त से डांस नहीं किया है, इसीलिए वो नर्वस फील कर रही हैं। चेतन का पूरा ध्यान इसी बात पर अटक गया। अपना काम काज छोड़कर वो यही सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। चेतन ने पूछा, वैसे यामिनी अभी कहाँ है? बटलर ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया और धीरे से बोला, यामिनी जी अपने बेडरूम में हैं। चेतन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और सीधा यामिनी के बेडरूम तक जा पहुंचा। अंदर तान्या पूरी तल्लीनता के साथ अपने फोन पर वीडियो देखती हुई प्रैक्टिस कर रही थी कि तभी अचानक बेडरूम का दरवाजा खुल गया। आहट सुनकर तान्या ने जल्दी से पीछे घूमकर देखा और पाया कि चेतन जायसवाल कमरे के दरवाजे पर खड़ा है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तान्या ने अचकचाकर पूछा। चेतन की निगाहें एक बार फिर उस पर पड़ी और अंततः उस सेलफोन पर पहुंच गई, जिस पर वीडियो देखकर तान्या खुद को ट्रेनिंग दे रही थी। तान्या की निगाहों ने चेतन की निगाह का पीछा किया और एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। दौड़कर उसने अपना फोन उठाया और उसका लॉक बटन दबाकर उसे अपने पीछे छुपा लिया। वो सोच रही थी कि क्या चेतन ने वीडियो देख लिया या नहीं। चेतन के चेहरे पर गुस्सा देखकर तान्या ने अपनी निगाहें नीची कर ली। धीरे धीरे 2 आंसू उसकी आंखों में तैरने लगे। चेतन ने अपनी जिज्ञासु निगाहें उसके चेहरे से हटा ली और कमरे के अंदर चला आया। हमारे सर्कल की पार्टीज में कुछ वेस्टर्न बॉल की तरह परंपरा है कि जब डिनर आधा हो जाता है तो एक नया व्यक्ति बॉलरूम डांस के अंत तक लीड करता है। आज तुमको डांस लीड करना है। चेतन ने इन्फॉर्म करने के साथ साथ तुरंत ही आदेश दिया। तान्या ने आश्चर्य से चेतन की ओर देखा।
उसने सोचा था कि ये केवल कुछ पल की डांस परफॉर्मेंस होगी, और वो भी ग्रुप में। तान्या सोचने लगी कि अगर वो मेन डांसर होगी तो सबकी निगाहें उसी पर जमी रहेंगी। ऐसे में लोगों को या चेतन को इतनी आसानी से मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। चेतन ने उसकी परेशानी पर ध्यान नहीं दिया और कहना जारी रखा, मैडम, वॉल्ट्स, टैंगो, ब्लूज, आप किस प्रकार के डांस में बेस्ट हैं? मैं तान्या ने आज काफी समय तक वीडियो देखकर डांस सीखा था, लेकिन अब लग रहा था कि पूरे दिन में भी उसने कुछ भी नहीं सीखा था। उसने चेतन पर एक नजर डाली और फिर बेहद पोलाइट स्वर में बोली, मैं डांस नहीं करूंगी। चेतन धीरे से उसके पास आया और बोला, वॉल्ट्स, ये एक सेल्फ एंटरटेनमेंट टाइप का डांस है। ये वास्तव में बॉलरूम डांस में सबसे बेसिक, प्रारंभिक और सबसे जोरदार रूप है। डांस की गति तेज नहीं है और सीखना आसान है, लेकिन स्टेप्स सुंदर और गीतात्मक हैं। इसे शुरुआती लोगों के लिए बहुत उपयुक्त कहते हैं। इसके साथ ही चेतन तान्या के सामने आ गया और अपना हाथ बढ़ाया। तान्या झिझकी और अपनी जगह पर खड़ी रही। चेतन ने अपना हाथ थोड़ा आगे बढ़ाया और पूछा, तुम किसका इंतजार कर रही हो? तान्या को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ये सड़ू इंसान खुद तान्या को डांस दिखाना चाह रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? आखिरकार तान्या से रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया, क्या आप खुद मुझे डांस सिखाना चाहते हैं? चेतन ने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखाया, लेकिन धीरे से बोला, मैं अपने सर्कल में अपनी बदनामी या बेइज्जती होते हुए नहीं देखना चाहता हूं। इसके बावजूद तान्या अपनी जगह से हिली नहीं और जड़वत खड़ी रही। चेतन ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर तान्या को अधीरता से अपनी तरफ खींचने से पहले कुछ सेकंड इंतजार किया, लेकिन जब देखा कि वो आगे नहीं बढ़ रही है तो चेतन ने कहा, मेरा समय कीमती है। इतना कहकर चेतन ने जबरदस्ती तान्या को अपनी तरफ खींचा और उसकी कमर पर अपना हाथ रख लिया। तान्या अपने कपड़ों के ऊपर से भी चेतन के स्पर्श को महसूस कर सकती थी। तान्या ने चेतन को पीछे धकेला और बोली, मुझे लगता है कि मैं इसे खुद सीख सकती हूँ। उसकी बात सुनकर चेतन हंस पड़ा। उसने तान्या की तरफ देखा और उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, अगर ये बात झूठ होती कि यामिनी जिंदल जी को भी किसी तरह का बॉलरूम डांस नहीं आता है, तो हमें अभी इस तरह अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं होती। इतना कहकर चेतन ने तान्या की तरफ ऐसे देखा जैसे उस पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहा हो। तान्या को बुरा लगा और वो बोली, अगर आपको लगता है कि ये समय की बर्बादी है तो आपको मुझे डांस सिखाने की जरूरत नहीं है। चेतन ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे 4 घंटे में सीख सकती हो? चेतन की आंखों में उत्तेजना भरी हुई थी।
खड़ी हो जाओ और चुपचाप डांस मूवमेंट को फॉलो करो। अपना ध्यान यहाँ वहां भटकने मत दो। इस अप्रत्याशित घटना से तान्या घबराई भी और लगभग उछल पड़ी। उसकी आंखों में गुस्सा भर आया और वो बोली, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन उसके गुस्से और उसकी बात दोनों को नजरअंदाज करते हुए चेतन ने आदेश दिया, डांस कंटिन्यू करो, अपना हाथ उठाओ और घूमो, चलो। तान्या को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन चेतन के आगे उसकी एक नहीं चली। उसे मिस्टर जिंदल के साथ हुई अपनी डील याद आ गई और गुस्से का घूंट पीकर वो चुपचाप डांस की प्रैक्टिस करने लगी। तभी अचानक एक स्टेप करते हुए वो घूमी और गलती से उसका पैर सीधा चेतन के पैर पर पड़ गया। उसने घबराकर फौरन माफी मांगी और फौरन चेतन से दूर जाकर खड़ी हो गई। चेतन को गुस्सा आया, लेकिन आज वो भी मजबूर था, क्योंकि शाम से पहले उसे यामिनी को कुछ बेसिक स्टेप्स सिखाने थे। खैर, उसने कहा कि पहली गलती समझकर माफ कर रहा है और फिर दोनों प्रैक्टिस करने लगे। शाम के लगभग 6 बजने के साथ ही पूरब से पश्चिम की ओर रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी और घर में मौजूद बटलर ने अपनी पॉकेट घड़ी में समय देखा और स्केड्यूल के मुताबिक यामिनी जी के बेडरूम के दरवाजे तक पहुंच गया। बटलर कमरे का दरवाजा खटखटाने ही वाला था कि अचानक उसे अंदर से एक घबराई हुई आवाज सुनाई दी, आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और एक बात के जवाब में चेतन गुस्से में बोला, यामिनी, ये 12वीं बार था। क्या तान्या समय रहते डांस सीख पाएगी या चेतन को झेलनी पड़ेगी इंसल्ट? जानने के लिए सुनते रहिए एक अधूरी शादी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। तान्या सिर झुकाए खड़ी थी और उसने देखा कि बार बार उसका पैर चेतन के पैर पर पड़ने के कारण चेतन के लेदर के महंगे जूते गंदे हो गए थे। वो अचानक थोड़ा दोषी महसूस कर रही थी और चेतन के पीछे जाकर उसे माफी मांगना चाहती थी। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगी, बटलर ने उसे रोक दिया और कहा, यामिनी जी, प्लीज आप जल्दी से तैयार हो जाए। तान्या ने जल्दी से कपड़े बदले और खुद को आईने में देखा। एक लॉन्ग पार्टी गाउन उसके लिए भेजा गया था। हल्के नीले रंग की एक खूबसूरत सी ड्रेस तान्या पर खूब खिल रही थी, लेकिन इसका गला वी शेप का था और काफी गहरा था और इसीलिए तान्या असहज महसूस कर रही थी। हालांकि रेशमी लेस का एक खूबसूरत फूल गले पर बनाया गया था, लेकिन वो केवल ड्रेस की खूबसूरती बढ़ाने के काम आ रहा था और गहरे गले में से तान्या का शरीर छुपाने में कोई मदद नहीं कर रहा था। तान्या ने बेडरूम में बनी वार्डरोब में मौजूद कपड़ों पर एक नजर डाली, लेकिन उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसे वो मैच करके पहन सकती और गले को ढक सकती। तान्या ने असंतोष में अपनी छाती को देखा। अचानक उसके पीछे एक दरवाजा खुलने की आवाज आई। दरवाजे पर चेतन था। काले रंग का एक शानदार सूट पहनकर आया था और उसके चेहरे पर एक अहंकार भरा एक्सप्रेशन था। तान्या उसके जूते गंदे करने के कारण घबरा रही थी, लेकिन वो अपने जूते बदल कर आया था।
ये वाले जूते पहले वालों से ज्यादा महंगे और आकर्षक थे। ठीक इसी समय चेतन ने यामिनी यानी तान्या पर सिर से पैर तक नजर डाली। तान्या के लंबे घुंघराले बाल उसकी पीठ पर फैले हुए थे, लेकिन उसने एक भी आभूषण नहीं पहना था। उसने अपने चेहरे पर हल्का मेकअप किया था, जिससे उसकी खूबसूरती और भी निखर गई थी। हल्की नीली पोशाक उस पर बहुत जच रही थी और चेतन ने भी महसूस किया कि इस ड्रेस का डिजाइन बहुत बोल्ड है। न केवल इस ड्रेस का गला गहरा था, बल्कि इसमें आगे और पीछे स्लिट भी थे, जिसकी वजह से तान्या की लेग्स भी दिखाई दे रही थी। शिफॉन की ड्रेस का घेर लहरा रहा था, जिससे चेतन को यामिनी एक परी की तरह नजर आ रही थी। तभी तान्या ने महसूस किया कि चेतन की नजरें उसकी पोशाक के गले पर से फिसलकर उसके सीने पर टिक गई हैं। वो इतना ज्यादा चौंक गए कि उसने जल्दी से अपनी छाती को ढकने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और अपनी लंबी ड्रेस के घेर को ऊपर उठा लिया और खुद को ढक लिया। दरअसल ये ड्रेस मिलने के बाद तान्या ने कमरे में मौजूद वार्डरोब को अच्छे से चेक किया था, लेकिन वहां जितनी भी ड्रेसेस थी उनमें यही सबसे ज्यादा ठीक थी। बाकी ड्रेसेस तो और भी ज्यादा बोल्ड थी। हालांकि चाहे वो उसे कैसे भी उठा ले, वो अपने शरीर को पूरी तरह से नहीं ढक सकती थी, क्योंकि यदि वो सीने को ढकने की कोशिश कर रही थी तो उसकी थाइज रिवील हो रही थी, और अगर तान्या ड्रेस को नीचे छोड़ देती तो उसका सीना साफ नजर आ रहा था। परेशान होकर तान्या ने अपने बाल आगे किए और अपने सीने पर फैला दिए। उसके चेहरे पर एम्बैरेसमेंट के कारण लाली नजर आ रही थी। उसने परेशान होकर चेतन से पूछा कि वो भला इस ड्रेस को कैसे पहन सकती है। चेतन ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, पहनी तो हुई है, और कैसे पहनोगी। चेतन देख सकता था कि इस खूबसूरत पोशाक में यामिनी जिंदल एक खूबसूरत, नाजुक और हार्मलेस लड़की नजर आ रही थी। चेतन की एक उंगली भी इस लड़की को मसल कर मारने के लिए काफी थी। हालांकि चेतन अच्छे से जानता था कि ये सब इस लड़की की फेमिनाइन ब्यूटी का असर था, वरना जिंदल खानदान की ये लाडली बेटी उतनी हानि रहित थी नहीं जितनी लगने की कोशिश करती थी। चेतन ने मेज पर रखे गहनों के डिब्बे को खोला और हार निकाल लिया। फिर उसने यामिनी को आदेश दिया कि वो पीछे मुड़े। तान्या ने हार को देखा और अनुमान लगाया कि वो क्या करने जा रहा है। उसने चुपचाप चेतन के आदेश का पालन किया। आईने की तरफ मुंह करके खड़ी तान्या ने देखा कि चेतन इतना लंबा था कि वो हील्स पहनने के बावजूद बमुश्किल उसके कंधे तक आ रही थी। तान्या ने महसूस किया कि हल्के मेकअप और ड्रेस के कलर के कारण आज वो बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। चेतन ने हीरो का हार उठाया और यामिनी को हार पहनने में मदद की। तान्या ने आईने में चेतन को देखा, लेकिन चेतन उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, बल्कि यामिनी को ज्वेलरी पहनाने के बाद चेतन ने उसे आदेश दिया कि वो बाहर आ जाए, क्योंकि पार्टी में जाने का वक्त हो गया है। जिस क्षण वो दोनों बाहर निकले, बटलर जो कार के पास प्रतीक्षा कर रहा था, उसने यामिनी जी को देखा और दंग रह गया। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आवाज थोड़ी ऊंची की। वो अपनी आवाज में आश्चर्य को छिपा नहीं सका। वो काफी सालों से घर में काम करता था और अपने मालिक के परिवार और उनके रिश्तेदारों के साथ साथ पूरे सर्कल से वाकिफ था। जब से यामिनी जिंदल शादी होकर इस घर में आई थी, तब से बटलर के मन में एक अचंभे वाली स्थिति लगातार बनी हुई थी। आज यामिनी जी के कपड़े देखकर वो हैरान था। उसे परेशान देखकर तान्या ने पूछ लिया कि कोई गड़बड़ है क्या। वो सोचने लगी कि हालांकि ये ड्रेस थोड़ी बहुत सेक्सी थी, फिर भी ये बहुत अच्छी लग रही थी। क्या इसमें कुछ गलत था? बटलर की नजर और उसके एक्सप्रेशंस को शब्दों में बयां करना मुश्किल था। वो सोच रहा था कि आज जायसवाल खानदान की तरफ से एक शानदार पार्टी दी जा रही है, जिसमें उनके जान पहचान के सब बड़े बड़े लोग आएंगे। वहाँ सभी लोग बहुत सभ्य और सुरुचिपूर्ण ढंग से तैयार होकर आएंगे, और ऐसे में उनके सामने यामिनी जी। बटलर उसे रोकना चाहता था और कुछ समझाना चाहता था, लेकिन अपने मालिक को चुप देखकर वो भी चुप्पी लगा गया और उसने हार मान ली। आखिरकार उसने कहा, यामिनी जी, गाड़ी तैयार है, आप मालिक के साथ गाड़ी में बैठिए। जायसवाल परिवार के अधिकतर रिश्तेदारों का निवास शहर के बाहरी इलाके में स्थित था। परिवार का एक बड़ा हिस्सा सिटी के नॉर्थ की ओर,
जबकि एकमात्र अकेला चेतन जायसवाल साउथ की ओर। चेतन जायसवाल के आलीशान साम्राज्य के विपरीत इस बड़ी सी विला में रहने वाले सभी लोग राजनैतिक जगत और व्यापार जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोग। पहली नजर में तो वो बेहद साधारण लग रहे थे, लेकिन एक बार अंदर जाने पर आप पाएंगे कि अंदर एक नई दुनिया है। यहाँ पार्टी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी और लगभग सब कुछ तैयार हो चुका था। कुछ देर में मेहमान आने लगे और महफिल रोशन होने लगी। उधर चेतन की लंबी काली कार रात के आसमान के नीचे लगातार सरकती रही। कुछ टाइम के बाद ये आखिरकार वैशाली नगर के अंदरूनी हिस्से में घुस गई। तान्या संयम के साथ कार की पिछली सीट पर बैठी हुई थी। ड्रेस में से उसका शरीर ज्यादा ना झांके, इस बात का ख्याल रखते रखते उसका शरीर अकड़ गया था और उसके हाथ उसके घुटनों पर लगातार रहने के कारण दुखने लगे थे। उसे चेतन जैसे लोगों का साथ नहीं पसंद था। इसी कारण पूरे रास्ते उसने चेतन से कोई बात नहीं की थी और लगभग आधे घंटे की ड्राइव के दौरान कार में खामोशी पसरी हुई थी। कार के अंदर इतनी ज्यादा शांति थी कि तान्या को अपनी सांस की आवाज भी शोर लग रही थी। कार की खिड़की से बाहर देखने के अलावा तान्या और कुछ नहीं कर सकती थी। वैशाली नगर एंटर किए हुए उन्हें लगभग 5-6 मिनट हो चुके थे, लेकिन अभी भी केवल स्ट्रीट लाइटें और हरे भरे पेड़ ही नजर आ रहे थे। कुछ देर बाद तान्या ने देखा कि कार के आगे बढ़ते ही पेड़ों के झुंड के पीछे एक चमकदार रोशनी वाला विला दिखाई दिया। और उसे निश्चल रूप से देखती रही। चेतन ने एक बाहर नजर डाली और महसूस किया कि बरसों पुरानी हवेली जैसे विला से यामिनी जिंदल के पिता का अपना बंगला 1000 गुना बेहतर था। उसने यामिनी के बारे में पूरी छानबीन की थी और उसे पता था कि कुछ समय के लिए इसने जतिन नाम के एक लड़की के साथ प्यार का खिलवाड़ किया, लेकिन वो लड़का भी इतना अमीर था कि ऐसी एक हवेली तो आराम से खरीद कर दे सकता था। तो फिर इस लड़की ने इस हवेली को देखकर ऐसे आश्चर्य वाले भाव क्यों प्रकट किए? क्या उसे वाकई में जायसवाल खानदान का सरनेम और रुतबा इतना ज्यादा पसंद आ गया था कि ये किसी भी हद तक जाकर चेतन की बीवी बनने को तैयार थी? तभी गाड़ी के ब्रेक लगे और चेतन की विचार श्रृंखला को भी विराम लग गया। चेतन ने दरवाजा खोला और पहले उतर गया। विला के बाहर दरबान खड़ा था। उसके चेहरे पर एक चापलूसी भरी मुस्कान थी। वो आने जाने वाले मेहमानों का स्वागत कर रहा था और उनकी गाड़ियां पार्क करवाने का इंतजाम भी। तान्या ने अपनी घबराहट कम करने के लिए एक गहरी सांस ली। तभी वो आखिरकार कार के दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही वो बाहर निकली, एक हाथ बढ़ा और उसे पकड़ लिया। किसका हाथ था ये? क्या तान्या इतनी बड़ी पार्टी में एडजस्ट कर पाएगी या खुल जाएगा उसका भेद? जानने के लिए सुनते रहिए एक अधूरी शादी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। तान्या ने अपना सिर उठाया और चेतन के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान देखी। अन्य लोगों ने शायद ना ध्यान दिया हो,
लेकिन तान्या से छुपा न था कि जिस क्षण से वो आए थे, चेतन का मूड खराब था और उसके चेहरे पर चिड़चिड़ाहट और भी तेज हो गई थी। तान्या इतनी घबराई हुई थी कि उसकी हथेलियों पर पसीने की एक परत दिखाई देने लगी। उसने चेतन को फॉलो किया और कार से बाहर निकल गई। वो कुछ कदम चले, विला का दरवाजा खोला और अंदर घुस गए। लिविंग रूम में जायसवाल परिवार के लोग एक साथ इकट्ठा हुए थे, गपशप कर रहे थे और जी भर के पी रहे थे। साथ ही एक दूसरे के साथ हाल ही में प्राप्त हुई नई जानकारी का आदान प्रदान कर रहे थे। अधिकांश व्यापार और सपोर्ट डील्स ऐसे अवसर पर तय हो जाया करती हैं। हालांकि आज का दिन कुछ अलग था। ऐसा लग रहा था कि वो बातें कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से उन बातों में गुम नहीं है। उनकी निगाहें कभी कभी दरवाजे की ओर देख रही थी। हालांकि परिवार के लगभग सभी लोग यहाँ थे, लेकिन जिनका इंतजार किया जा रहा था वो अभी तक नहीं आए थे। जब दरवाजे पर खड़ा व्यक्ति अंदर आया तो एक दूसरे पर नजर डालने से पहले हर कोई एक पल के लिए शांत था। चेतन का जायसवाल परिवार और उनके समाज में एक विशेष दर्जा था। कोई भी उसके बारे में बहुत ज्यादा गहराई से नहीं सोचता था। हालांकि उसकी कंपनी का रुतबा ऐसा था कि लोगों के दिलों में छुपी घृणा और जलन उनकी आंखों और चेहरों पर उतर आती थी। जिस क्षण तान्या ने विला के लिविंग रूम में कदम रखा, उसे चारों तरफ से एक अजीब सी सनसनी महसूस हुई। हालांकि मौजूद लोगों में से कोई भी उसे डायरेक्टली घूर कर नहीं देख रहा था, लेकिन वो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि उनका सारा ध्यान उसी पर था। चेतन उसे भावहीन चेहरे के साथ अंदर ले आए। तान्या ने भीड़ पर अपनी निगाहें घुमाई और देखा कि हर कोई औपचारिक पोशाक पहने हुए था और उन्होंने अपने ड्रिंक्स के गिलास हाथ में पकड़े हुए थे और बातों में मशगूल थे। इससे पहले कि वो उन सभी को देख पाती, गहरे नीले रंग का सूट पहने एक अधेड़ उम्र की महिला अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ चेतन के पास आई। उसके बाल जूड़े में बंधे हुए थे। तान्या ने सोचा कि वो निश्चित रूप से चेतन की माँ होंगी। चेतन, तुम इतनी देर से क्यों आए हो? मुझे लगा कि तुम्हें कुछ हो गया है और मैं तुम्हारे भाई